स्टॉक मार्केट का सुनते ही हर इंसान ये सोचता है कि इधर मैंने पैसा लगाया और इधर मैं करोड़पति बना। अगर ऐसा होता तो आज जितने भी चाय की टपरी वाले हैं उन सबके बाद टेस्ला कार होती। या फिर कुछ लोग स्टॉक मार्केट को जिम समझते हैं कि इधर मैं जिम गया और इधर मेरी बॉडी शॉडी। भाई कंसिस्टेंसी चाहिए, टाइम चाहिए। और अगर आप ये समझते हो कि स्टॉक मार्केट में पैसे पेड़ों पे लगते हैं तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, क्योंकि पेड़ों को वाटर करना पड़ता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल इसी रंग से आपको ख्याल रखना है अपनी स्टॉक मार्केट का। और आज मैं लेके आया हूं आपके पास A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहला स्टेप क्या है? पैसा कमाना नहीं, ए से अकाउंट ओपनिंग। सबसे पहले आपने ये 2 अकाउंट खोलने हैं, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। नेटफ्लिक्स देखने के लिए उसकी सब्सक्रिप्शन चाहिए। बिल्कुल इसी ढंग से स्टॉक मार्केट में एंट्री के लिए आपको एक अकाउंट चाहिए। तो हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर की स्टॉक मार्केट में जर्नी स्टार्ट होती है सिर्फ ए से, अकाउंट ओपनिंग। बिना डीमैट अकाउंट के स्टॉक मार्केट करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे गर्लफ्रेंड के बिना वैलेंटाइंस डे बनाना, पूरा दिन अधूरा। तो ए से अकाउंट ओपनिंग, डीमैट अकाउंट खोलना कंपल्सरी है। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे। ढेर सारे ब्रोकर्स हैं, जिसके साथ तुम जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो स्टार्ट कीजिए। अब बी से आता है ब्रोकर सिलेक्शन। कई लोग समझते हैं की फर्क पड़ता है यार, कोई भी ब्रोकर हो, बहुत फर्क पड़ता है। ब्रोकर सिलेक्शन बिल्कुल आपकी शादी के पार्टनर की तरह की, एक गलती करी सारी उम्र पछताना पड़ेगा। अगर ब्रोकर सही नहीं चुना तो आपकी मेहनत की सारी गाड़ी कमाई हिडन चार्ज में खत्म हो जाएगी। ए तो सेबी में रजिस्टर्ड हो, चार्जेस के लो से लो हो, प्लेटफॉर्म है यूजर फ्रेंडली हो, और उसके जो हिडन चार्जेस हर एक के होते हैं। और इसके बाद मैंने वर्सेस की वीडियोस बना रखी है, ऊपर आई बटन मिल जाएगा, उसको जाके आप क्लिक करो, देखो हिडन चार्जेस किसके लोएस्ट है। हिडन चार्जेस होते हैं, हर एक के होते हैं। लोएस्ट किसके? आ जाइए आप लोग। या यूं कहो कि गलत ब्रोकर को चुनना बिल्कुल वैसे है जैसे आपने जिम ज्वाइन किया और साथ में ट्रेनर की जगह समोसा सेलर को रख लिया। भाई साहब पैसा भी जाएगा, बॉडी भी जाएगी। क्यों टागोर तो गयो। अगर आपने गलत ब्रोकर चुना, आप तो नहीं हो गए अमीर, ये जरूर हो जाएगा अमीर ना। सी इज फॉर कैपिटल एलोकेशन, अपना पैसा कैसे लगाना है। एक छोटी सी गलती आपने की, आपने अपना सारा पैसा एक जगह लगा दिया, गई भैंस पानी में। जो इंसान कैपिटल एलोकेशन को समझता है वही इन्वेस्टर है, बाकी सब गैम्बलर हैं। तो स्टॉक मार्केट का पहला रूल कहता है नेवर इन्वेस्ट ऑल योर मनी एट वंस। सब का सब पैसा एक जगह नहीं लगाने का। आप क्रिकेट मैच खेलने आए हो, बैटिंग के लिए जा रहे हो, पहला ओवर है और आप कोशिश करते हो पहले ओवर में सारे छक्के लगा दो, भाई साहब आउट हो जाओगे। अब बी से आता है डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए राजेश अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कर दी एक फार्मा कंपनी के अंदर, जिसको गवर्नमेंट ने आगे जाके बैन कर दिया। क्या हुआ? राजेश का सारा पैसा खत्म। मेरे साथ हुआ था। और वहीं पर उसके दोस्त अमित ने भी फर्मा पे लगाया, लेकिन साथ में आईटी पे लगाया, बैंकिंग पे लगाया, एफएमसीजी में भी लगाया। फर्मा डूबा, बाकी ने बचा लिया। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो डाइवर्सिफिकेशन वो ट्रिक है जिसे बड़े बड़े इन्वेस्टर अपने रिस्क को कंट्रोल करते हैं। स्प्रेड इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस सेक्टर्स। अगर आप हर रोज आलू खाओगे, सुबह आलू, दोपहर आलू, शाम को आलू, तो क्या होगा? एक दिन आपको आलू से डर लग जाएगा। वही हाल होगा अगर आपने एक जगह पे इन्वेस्ट किया तो। क्या आपने सुना है किसी इंसान के पास सिर्फ एक ही दोस्त है, उसने उस दोस्त को अपनी पूरी जिंदगी भरोसा किया हो? स्टॉक मार्केट बिल्कुल वैसे ही है, जितने ज्यादा हो सकोगे उतनी ज्यादा सेफ्टी होगी आपकी। इससे आता है इमरजेंसी फंड। हम लोग 2 एग्जांपल लेते हैं, राहुल का और नेहा का। राहुल ने क्या किया, उसे कोई इमरजेंसी फंड नहीं रखना, उसे कोई 6 महीने के एक्सपेंस नहीं रखे और सारा पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में। जैसे उसकी जॉब गई, जॉब से उसको निकाल दिया, उसको भी और नेहा को, दोनों को निकाल दिया। उसकी जॉब जाते ही उसको क्या करना पड़ा? अपना स्टॉक बेचना पड़ा नुकसान में। और वहीं पर नेहा ने, उसकी भी जॉब गई, लेकिन उसने क्योंकि 6 महीने निकाल के रखे होते एक्सपेंसेस को, उसने एक्सपेंस में से अपने घर का किराया दिया, स्टॉक नहीं बेचा। तो समझदार कौन है? वो इंसान जो 6 महीने 1 साल के अपने एक्सपेंस को एक तरफ साइड में करके रखे। इमरजेंसी फंड, ई फॉर इमरजेंसी फंड। प्रॉफिट कमाने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को होने वाले लॉस से बचा के रखना। बिना इमरजेंसी फंड के स्टॉक मार्केट में कूदना बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाइक चलाना विदाउट हेलमेट। अगर एक्सीडेंट हुआ ना बाबूजी, जिंदगी गई काम से। एक बात बताइए, क्या आप बिना लड़की देखे हुए शादी कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो मुझे बताओ कि एक कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पढ़े बिना आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर कैसे सकते हो यार? तो अगर स्टॉक चुनना है तो उसकी रिपोर्ट देखो, मंथली रिपोर्ट देखो, उसकी बैलेंस शीट देखो, उसका नाम, उसका ब्रांड देख के पागल मत हो जाओ। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक दोस्त है जो कि 1 लाख कमाता है, दूसरा इंसान 2 लाख कमाता है। जो 1 लाख कमाता है वो अपने ईएमआई देने के बाद, लोन देने के बाद भी, सारी सेविंग करने के बाद भी अच्छा खासा कमा लेता है, बचा लेता है। वहीं पर जो 2 लाख वाला था, उसको क्रेडिट कार्ड देने में, उसको ईएमआई देने में, लोन देने के बाद वो ठन ठन गोपाल है। बताइए आप किसको लोन देना प्रेफर करोगे? वो इंसान जो 1 लाख कमाता है या वो इंसान जो 2 लाख कमाता है लेकिन रहता कुछ नहीं, खाली है? तो 1 लाख वाले को दोगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? जब डीपर जाके देखोगे तो पता चलेगा। बार बार से देखोगे तो धोखा खाओगे। आप अपनी लड़की की शादी करना चाहते हो, लड़का बहुत हैंडसम है,
घर लंबा चौड़ा है, गाड़ियां शाड़ियां सब कुछ है। लेकिन क्या आपको पता है वो लड़का जो है ऑलरेडी एक शादी कर चुका है? करोगे शादी? क्या आपको पता है वो घर और वो गाड़ी दोनों के दोनों गिरवी है? कैसे पता चलेगा? जब जाके उसके बारे में तहकीकात करोगे तभी तो पता चलेगा, डीपर जाओगे तभी तो एफ फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, जाइनस करो, पता करो। जो दिखता है वो होता नहीं। बिना पढ़े एग्जाम दोगे तो फेल होगे छोगे। लोग माथा पकड़ के बैठे हैं, मैं फेल क्यों हुआ? फिर जाके देख, तू पढ़ा नहीं है। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें कोई विकेट ही नहीं है, ऐसा क्रिकेट किस काम का? एक शिप है, उसमें कोई रडर नहीं, वो शिप कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। एरोप्लेन है, उसमें रडर नहीं है, तो ऐसा एरोप्लेन कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। अगर आपका गोल नहीं है तो आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं। एच से आता है होल्डिंग पीरियड। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मार्केट में जाके बार बार चेक करना आपका पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ा नहीं बढ़ा। अगर आप पौधे को रोज खींच खींच के देखोगे ना उसकी जड़ों से, वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पौधा नहीं बढ़ेगा, पौधा बल्कि खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल है रमेश का, सुरेश का। रमेश ने भी इन्फोसिस के शेयर्स लिए 500, सुरेश ने भी 500 शेयर्स लिए इन्फोसिस के 2015 के अंदर। रमेश ने जब जब फ्लक्चुएशन हुई उसका मार्केट में बेचा खरीदा, और वहीं पर दूसरे ने मार्केट में बेचा खरीदा नहीं, वो 10 साल तक लेके बैठा रहा। मुझे बताइए प्रॉफिट किसको मिलेगा? वो जो कि बैठा रहेगा, होल्ड करके रखेगा, ये बार बार फ्लक्चुएशन बेचेगा खरीदेगा, बेचेगा खरीदेगा, और साथ ब्रोकर को उसकी कमीशन देगा, वो अलग। ऑब्वियसली जो होल्ड करके रखेगा, आपने शेयर्स को होल्ड करके रखना है लॉन्गर पीरियड के लिए। डेली फ्लक्चुएशन पर अपने शेयर्स को बेचना खरीदना, बिल्कुल वैसे ही है जैसे छी का। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अब आई से बनता आईपीओ। क्या हर आईपीओ प्रॉफिटेबल होता है? क्या हर आईपीओ आपका पैसा डबल करता है? नॉट एवरी आईपीओ इज प्रॉफिटेबल। मान लीजिए आपने एक नए रेस्टोरेंट आपके यहाँ खुला आपके मार्केट के अंदर, और आपने उसकी सब्सक्रिप्शन ले ली, पूरे महीने का खाना मंगा लिया, टिप्पण लगवा लिया, और पहले दिन ही खाना जला हुआ निकला। अब तो लेना पड़ेगा, पैसा तो आपका गया। यही होता है अगर आप हर आईपीओ में आंखों पट्टी बांध करके नस करोगे, मरोगे। आई जे के, और के बाद आता है एल। एल से खड़ा होता है लिक्विडिटी। स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, उसका खरीदो फरोख्त बहुत जल्दी जल्दी होनी चाहिए। अगर जल्दी जल्दी नहीं है, आप नुकसान खा सकते हो। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट सिर्फ प्राइस से नहीं आता, लिक्विडिटी से भी आता है। सोच के देखिए, आप शादी में गए, डीजे वाला गाना चला रहा है, आपकी आंखें बंद है, आप खूब डांस करो, मस्ती में एंजॉय करो, आंखें खुली, देखा पूरे स्टेज पर कोई नहीं है। या फिर आपने ओलेक्स पे जाकर के अपना मोबाइल बेचे की कोशिश करी और 6 महीने तक उसका कोई बायर नहीं है, क्या होगा? मोबाइल कोई नहीं खरीदेगा ना, नहीं बिक पाएगा। वही है, आपका स्टॉक जो है वो लिक्विड होना चाहिए, उसको खरीदना बेचना बहुत आसान हो तो प्रॉफिट आता है। हम लोग फिर एग्जांपल लेते हैं राहुल अप्पिया का। राहुल ने एक पेनी स्टॉक खरीदा, बहुत सस्ते में खरीद तो लिया, लेकिन जब बेचने गया ग्राहक ही नहीं है। और वहीं पर प्रिया ने लार्ज कैप में डाला, जब चाहती हो बेचती है, जब चाहती है निकलाती है, जब चाहे वो बेचती है, खरीदती है, बेचती है, खरीदती है, बेचती है, खरीदती है। क्या हुआ? प्रॉफिट मिल जाता है। तो आपका स्टॉक ऐसा होना चाहिए जो कि लिक्विड हो, खरीदा जा सके, बेचा जा सके जब आप चाहते हैं। अब IJKL के बाद आता है एम मतलब मार्केट कैप। मार्केट कैप, क्या आप जानते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपका पूरा भविष्य डिसाइड हो सकता है? या यूं मानिए कि लार्ज कैप मतलब अमिताभ बच्चन, मिड कैप मतलब आयुष्मान खुराना, और स्मॉल कैप मतलब न्यू स्ट्रगलर। अमिताभ बच्चन स्टेबल है, आयुष्मान भी है, चल जाएगा। स्ट्रगलर आज है, कल हो सकता है ना हो। तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना बिल्कुल रिलायंस और टाटा की तरह है। घर का बुजुर्ग है, स्टेबल है, कहीं जाएगा नहीं। और मिड कैप का मतलब है घर का 30 साल का जवान बेटा, फ्यूचर ब्राइट है इसका। स्मॉल कैप है स्कूल से कॉलेज में गया हुआ नया नया बच्चा, हो सकता है बिजनेस करे, हो सकता है जॉब करे, या हो सकता है फेल। फ्यूचर इसका बिल्कुल डार्क हो जाए, कुछ नहीं भरोसा इसका। अब एन से आता है न्यूज इंपैक्ट। न्यूज का इंपैक्ट ग्लोबल और डोमेस्टिक का क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए आपके सिटी के अंदर टाटा एयरलाइंस है, वो अनाउंस करते हैं कि वो फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। अगर उनको पता लग गया कि फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं सब लोगों को, तो क्या होगा? जमीन के भाव बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसे कोई न्यूज ऐसी आती है, ग्लोबल की हो या डोमेस्टिक हो, आती है न्यूज, एकदम से मार्केट ऊपर या नीचे हो जाती है। इस बात का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। मार्केट रिएक्ट्स क्विकली। अच्छा, ग्लोबल न्यूज का इंपैक्ट देखिए। क्या अगर न्यूज आती है कि यूएस जो है उसमें फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, जैसे ही पता करता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, इंपैक्ट इंडिया तक में आता है, सब कुछ खून रेड हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर अपना पैसा खींच लेता है। तो ग्लोबल न्यूज से भी बीएसई और एनएसई में फर्क बहुत
तेज पड़ सकता है। मुझे पूरा विश्वास है अगर अनुष्का शर्मा कल ये अनाउंस कर दे कि विराट कोहली जो है कल से गली के अंदर क्रिकेट खेलेंगे, मैं बता रहा हूं आधा भारत गली में आ जाएगा, क्योंकि विराट कोहली जो है वो गली में खेलेगा। कितनी बार नोट किया है कि न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स की आवाज जितनी तेज बढ़ रही होती है, मार्केट उतनी तेज नीचे गिर रही होती है। तो हर न्यूज से संज्ञान लो, अकल अपनी चलाओ, रिपोर्टर्स की मत मानना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में न्यूज वो मसाला है जो कभी स्वाद बढ़ा देता है और कभी खाना जला देता है। एमएन के बाद आता है ओ, ऑर्डर टाइप। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना आसान है, लेकिन सही ऑर्डर को समझना ही समझदारी है। मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप रिलायंस का शेयर जो है वो 2800 का है और आप कहते हैं मुझे अभी खरीदना है। आप मार्केट में आलू लेने जाते हो, क्या करते हो? आलू का जो भाव होता है आप देते हो, ले आते हो। दिस इज मार्केट ऑर्डर। तो आप कहते हो नहीं यार, रिलायंस का शेयर जो वो 2800 पर है, लेकिन मैं खरीदूंगा तभी जब वो 2700 पर आएगा। तो इस ढंग से अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो, 2700 पे आता है, आपको अगर जल्दी नहीं है, आप उसका फायदा उठाना चाहते हो, इस ढंग से आप लगाते हो, 100 रुपए का फायदा पर शेयर पे मिल सकता है। तो इस ढंग से लगाए हुए ये 100 50 10 रुपए का फायदा ही स्टॉक मार्केट में आपको लेके आता है। अगर आप डेली ट्रेडर हो तो आपने 2800 का 2700 का शेयर खरीदा, आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रखा है 2600 का, तो 2600 आते ही स्टॉक बिक जाएगा। नुकसान इससे ज्यादा 100 रुपए ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाया और वो शेयर गिरता गया गिरता गया गिरता गिरता 500 पे गया, रिलायंस को तो नहीं होगा, 500 आ गया तो क्या हुआ? अब तो बिक गया पूरा का पूरा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बारिश होना, छाता ना लेके जाना, भीग जाओगे भैया बुरी तरह से। इन ऑर्डर टाइप्स के बिना कुछ भी करना बिल्कुल वैसे जैसे अंधेरे में तीर चलाना, किसको लगेगा पता नहीं। तो ऑर्डर टाइप को समझ करके पैसा लगाना जैसे इन्वेस्टमेंट को सीट बेल्ट लगाना। एक गलत ऑर्डर आपकी लाखों की कमाई को मिनटों में पूरा कर सकती है। गोलगप्पे खाना चाहते हो, बिना टेस्ट के अगर गोलगप्पा पूरा खाए ना, कभी तो अच्छा निकल जाएगा, कभी निकलेगा सही झन्नाटेदार। बिल्कुल वैसे ही है शेयर्स को खरीदना, सिर्फ उसका नाम देख करके। पी रेशो को समझिए आप लोग, बहुत आसान है। अर्निंग पर शेयर निकालनी है। कैसे निकालनी है? जो भी कंपनी है उसका लास्ट ईयर का टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल उसकी अर्निंग क्या थी, उस अर्निंग को अगर उसके टोटल शेयर से डिवाइड कर दो, आ जाएगा सबसे पहले आपका अर्निंग्स पर शेयर। एम आई क्लियर? अब जो आपकी अर्निंग पर शेयर आ गई है, उस कंपनी की जो भी शेयर प्राइस में मार्केट के अंदर है, उस मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, उस मार्केट प्राइस की जो उसकी जो शेयर प्राइस है, उसको जो आपकी अर्निंग पर शेयर निकली है उससे उसको डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे आपका पीई रेशो निकलेगा। तो पीई रेशो जो है उस कंपनी को जानने का बहुत बड़ा मापदंड है। हम लोग इसको लेते हैं रिलायंस और जिंदल स्टील के एग्जाम्पल से। रिलायंस के टोटल शेयर जो है वो है 13.53 बिलियन। इनका टोटल इनकम जो थी 23-24 की रियल है, ये है 790 अरब। तो अगर हम लोग ईपीएस निकालना चाहते हैं, जो आपको बताया था अर्निंग्स पर शेयर अगर निकालना है, तो आपको इनकम को डिवाइड करना है शेयर से। तो अगर हम लोग इनकम को डिवाइड करते हैं तो ईपीएस हमारा निकलता है, जो कि निकलता है 58.43 टन। और अगर हम लोग जनरल का निकालते हैं तो उनके टोटल शेयर्स है 2.44 बिलियन। उनका प्रॉफिट था इसी ईयर के अंदर 48.43 बिलियन। और 4843 बिलियन को अगर हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो ईपीएस निकलता है 19.80। तो रिलायंस का ईपीएस निकलता है 58.42 और जिंदल का निकलता है 19.80 ईपीएस। रिलायंस का शेयर प्राइस है 1378 जबकि जिंदल का है 1131। तो अब हमको अगर पी रेशो चाहिए तो हमको शेयर प्राइस से डिवाइड करना है ईपीएस को। डन। तो ईपीएस से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास निकलता है 23.58 रिलायंस के लिए। और जिंदल स्टील का बिल्कुल वही इक्वेशन से उसी फॉर्मूला से लगाते हैं हम लोग, तो शेयर प्राइस निकलता है 1131, जिसको डिवाइड करते हैं हम लोग इसकी ईपीएस से 19.80, हमारे पास निकलता है 57। तो पी रेशो जो है इसमें जिंदल की ज्यादा है रिलायंस से। लेकिन क्या रखना, सिर्फ पी रेशो एक नहीं होता, इसके और भी बहुत सारे मापदंड है, ये देखना जरूरी है। तो एमएनओपी के बाद आता है क्यू एज इन क्वार्टरली रिजल्ट। इसको हम लोग अर्निंग रिपोर्ट भी कहते हैं। इसमें आता है कि आपने रिवेन्यू कितना कमाया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या था, आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं और आपने एक्सपेंस को कितना कंट्रोल किया है। इसके अलावा भी इस क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर बहुत कुछ होता है। मार्केट में कंपनी के शेयर्स का प्राइस उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट पर निर्भर करता है। जब जब क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, अच्छी है तो प्राइस ऊपर जाता है, खराब है तो प्राइस नीचे गिरता है। आप हेल्थ चेकअप कराते हो ना, तो हेल्थ चेकअप से आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पर कमियां हैं, कौन सी डिसीज है, पता लग जाता है। बिल्कुल इसी रंग से क्वार्टरली रिपोर्ट जो है ये कंपनी की हेल्थ रिपोर्ट है, इससे संज्ञान लो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इन्फोसिस का लेते हैं
कि इन्फोसिस दिखाता अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर कि उसका जो रेवेन्यू बढ़ रहा है और उसके फ्यूचर प्लान्स है कि अपने और ऑफिसेज पूरे वर्ल्ड के अंदर और खुलने जा रहा है। तो फंडामेंटल एनालिटिक्स में पी रेशो के साथ में आपने जरूर चेक करना है अर्निंग रिपोर्ट। अब आर से आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब मान लीजिए आपने अपनी बहन के लिए लड़का देखना है और आपको जो पहला लड़का आता है समझ में दिखता है, आप उसके साथ अपनी बहन की शादी करते हो सकता है लड़का सही हो, लेकिन चांसेस क्या हैं? प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि उस लड़के के सही होने के चांसेस बहुत कम है। तो क्या लड़के आपको डाइवर्सिफिकेशन में बताया था, कुछ सारे के सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखने, सारे के सारे शेयर्स आपने एक ही कंपनी के नहीं लेने, तो आपने किसी भी स्टॉक के अंदर 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपने 10,000 रुपए से ज्यादा किसी एक एसेट में, किसी एक पोर्टफोलियो में, किसी एक स्टॉक के अंदर, किसी एक कंपनी में नहीं लगाना। क्योंकि ज्यादातर फक्चे जो नए आए होते हैं ना, फक्चे, ये ज्यादातर 70-80% अपना सारा पैसा एक्साइटेड में आके हो ये कंपनी का शेयर तो जरूर जाएगा, उस कंपनी में लगाते हैं और उसके बाद टाटा पेश हो जाता है। तो डाइवर्सिफाई करके रखना रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया टूल है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं राहुल का और रचना का। इन दोनों ने एक कंपनी के अंदर पैसे लगाए। राहुल ने लगा दिए 100% और रचना लगाए सिर्फ 10% और उस कंपनी के शेयर्स नीचे गिर गए। राहुल बर्बाद, लेकिन रचना ने क्योंकि सिर्फ 10% लगाए थे, बाकी के 90% जो शेयर थे उन्होंने उसको बचा लिया। रिस्क मैनेजमेंट के लिए थंब रूल है कि डाइवर्सिफाई करके रखो, अपने सारे के सारे शेयर्स एक जगह पे मत लगाओ, 10% ज्यादा मत लगाना। तो आर के बाद आता है एस। एस से बनता है SIP सिप। आपको क्या चाय की सिप की याद आ रही है? अगर आ रही है तो बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि मैं आपको असली फाइनेंशियल चाय पिलाने जा रहा हूं। एस से बनता है SIP। SIP रखना बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिम जाना। हर रोज धीरे 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 जाओगे, आपके 6 पैक तो नहीं बनने वाले, लेकिन एक दिन जरूर बनेंगे। अगर आप लॉटरी में जैकपॉट ढूंढ रहे हो ना, तो SIP आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हो धीरे 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 धीरे, तो SIP जो है वो वाकई में एक जैकपॉट ही है। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ताकि रोज, हर हफ्ते, हर रोज, हर हफ्ते या हर महीने इन्वेस्ट करते रहो करते रहो करते रहो, और ये छोटा छोटा इफेक्ट बहुत बड़ा एलिफेंट बन सकता है। क्या आप एक दिन में एक एलिफेंट खा सकते हो? नहीं खा सकते, लेकिन अगर उसका छोटा छोटा टुकड़ा लेते रहोगे तो एक दिन पूरा एलिफेंट साफ हो सकता है। बिल्कुल इसी ढंग से होता है आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। हर महीने, हर साल अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एक दिन ये फंड बहुत बड़ा एलिफेंट बन जाएगा। SIP आप मेजरली स्टॉक मार्केट में 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। या तो आपने सेंसेक्स में लगा दिया, निफ्टी में लगा दिया, या किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स आपने खरीद दिए। हमारे मुहावरे में भी SIP का जिक्र होता है। बताइए कौन सा मुहावरा, कौन सा? याद कीजिए। बूंद बूंद करके क्या भरता है? घड़ा भरता है। इसी ढंग से ये एक बूंद बूंद कर करके एक दिन, कुछ साल लगेंगे, धीरे धीरे होगा, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है। अब टी से आता है टेक्निकल एनालिसिस। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए क्या अपनी गाड़ी को आप लोग बिना ब्रेक के और बिना मिरर्स के चला सकते हो? चाहोगे ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन चार्ट्स को नहीं सीखते हो, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, मूविंग एवरेजेस क्या है, नहीं सीखोगे इन टेक्निकल एनालिसिस को, किसी भी हालत में आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ही होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत आसान एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए कोई स्टॉक है जो कि 100 और 120 के बीच में डोल ड्रम कर रहा है। वो जब जब नीचे गिरता है 100 पे आके थम जाके फिर वो फिर उठ जाता है, तो वो उसका सपोर्ट होगा। और इसी ढंग से जैसे ही वो 120 में जाता है, वहां पे जाके फिर नीचे गिर जाता है, तो वो उसका रेजिस्टेंस है। समझ गए आप लोग? सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? मान लीजिए किसी कंपनी का 200 दिन का MA है 1400 रुपए, और 50 दिन का जो MA है वो है 1500, और शेयर का प्राइस है 1520। इसका मतलब वो गोल्डन क्रॉस है, वो ऊपर जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर 50 दिन का MA जो है वो 200 दिन के MA से नीचे गिर जाता है, तो डेथ क्रॉस है। ये होता है MA, मूविंग एवरेजेस। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है। ये एक तरह से वो एक GPS है, ये वो गूगल मैप है जो आपको गलत टर्न लेने से बचाता है। तो अगर आपने न्यूज की सुनी, टिप्स की सुनी, अपनी भावनाओं की सुनी, आपके लॉसेस फिक्स हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को समझते हो, सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, मूविंग एवरेज को, इन सब चीजों को समझते हो, आपका प्रॉफिट पक्का है। अब यू से आता है अंडरस्टैंड बिजनेस। मान लीजिए आप पानी पूरी खा रहे हैं, पहली बार खा रहे हो, और आपको ये नहीं पता कि पानी कहाँ होता है इसका, और आप उसको डालने के बाद कहते हैं भाई साहब इतना पानी कहाँ पर है। इसका मतलब पानी पूरी के बारे में जानते नहीं है। इसका मतलब उस कंपनी के बारे में, उसके शेयर्स के बारे में आपको कुछ नहीं पता। इन्वेस्ट ओनली इन कंपनीज यू अंडरस्टैंड। आपको सिर्फ उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसको आप समझते हैं, जानते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई कहता है आपको ये कंपनी ये क्लाउड सर्विसेज देती है, और आप कहते हैं जरूर क्लाउड में से पानी निकाल के मार्केट में बेचती होगी।
भाई साहब को कुछ नहीं पता, मत इन्वेस्ट करना। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि बिस्कुट बनाने वाली ब्रिटानिया कंपनी जो है वो पैसा कैसे कमाती है, तो भाई साहब मार्केट में जाके बिस्कुट खरीद लेना, ब्रिटानिया के शेयर्स मत खरीदना प्लीज। क्योंकि अगर आप बिजनेस को समझते हैं और जब मार्केट गिरती है तो आप पैनिक नहीं करते, आप मार्केट को समझते हो, उसके धंधे को समझते हैं। धंधे को समझेंगे तो धंधा आगे जाएगा। चलो कोई ऐसा बिजनेसमैन बता दो जिसको अपने धंधे का कख ना पता हो, बिजनेस ऊपर जा रहा हो। इसी ढंग से अगर उस सेक्टर को, उस इंडस्ट्री को आप जानते हो कि तो वहां इन्वेस्ट करना आपके लिए एग्जिट लेते हुए, एंट्री लेते हुए फायदेमंद रहेगा। बिना कंपनी को समझे उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए गैम्बलिंग हो सकती है। अब यू के बाद आता है वी का मतलब वोलेटिलिटी। आपको लगता है स्टॉक मार्केट जो है बिल्कुल एक सीधी लाइन की तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जैसे मेट्रो लाइन जाती है। भाई साहब भूल जाओ, बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसको मान के चलो, ये बिल्कुल आपके दिल की धड़कन की तरह है। जो दिल की धड़कन धक 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 करती है, अगर रुक गई ना तो आपका जीवन खत्म। बिल्कुल वैसे अगर आपका स्टॉक, आपके शेयर जिस भी कंपनी का आपने लिया, अगर वो रुक गए आपकी गर्दन खत्म। स्टॉक मार्केट बिल्कुल आपकी वाइफ की तरह होता है, कभी ढेर सारा प्यार मिलेगा और कभी जली हुई रोटियां। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 में रिलायंस का शेयर 500 रुपए का था, 2009 की मद्दी में वो गिर करके 100 रुपए रह गया। तो जिन लोगों ने उसको बेचा होगा वो सब के सब नुकसान में गए, क्योंकि यही रिलायंस का शेयर बढ़ करके 3000 तक पहुंच गया था। तो आपने कभी भी मार्केट की मद्दी को देखकर माथा नहीं पकड़ना। लॉन्ग टर्म खेलो, मुनाफा होगा, बिल्कुल होगा। हर कंपनी के साथ में बिल्कुल ऐसे ही होता है। इन्फोसिस का एग्जांपल ले लीजिए। इन्फोसिस का शेयर बहुत अच्छे जा रहा था, 2000 के अंदर टेक बस्ट हुआ था, बबल बस्ट हुआ, बहुत सारे लोगों ने उसको छोड़ दिया। जिन लोगों ने नहीं छोड़ा वो लोग लखपति से करोड़पति हो गए। वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट करो, मार्केट को एक्सेप्ट करो। अप एंड डाउन इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टॉक मार्केट। आप नेटफ्लिक्स में जब भी मूवी देखते हो तो वॉच लिस्ट बनाते हो, है ना? तो फिर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए वॉच लिस्ट क्यों नहीं? जब भी शादी होती है, मुझे तो याद है मेरी जब शादी होने वाली थी तो मैंने 8-10 लड़कियां देखी थी, उन सबकी वॉच लिस्ट बनाई थी, फिर जाके मैंने शादी करी। सबके सब वॉच लिस्ट बनाते हैं। तो जब शादी करते हो वॉच लिस्ट, तो स्टॉक्स की वॉच लिस्ट क्यों नहीं बनाते? ये सारी वॉच लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, किसको खरीदना है, किसको नहीं खरीदना, ये सारी वॉच करते रहोगे, फायदा होगा ना। अब ये वॉच लिस्ट क्या होती है? वॉच लिस्ट वो लिस्ट होती है जो कि आप क्रिएट करते हो, जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, लेकिन आप वॉच करते हो कि क्या क्या उसके अंदर, प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट आ रही है, उसके अंदर वॉल्यूम क्या है, उसके अंदर न्यूज क्या आ रही है, उसके अंदर मूवमेंट क्या है। जब इस लिस्ट को आप देखते हो तो उनमें से चुन चुन के आप अपने पास स्टॉक रखते जाते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेज़न में जब भी आप खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आप जो ना चीजें सिलेक्ट करते जाते हो उनको जाके आप कार्ट में रखते हो। खरीदते सब कुछ नहीं हो, पहले आप सिलेक्ट करते हो, उसके बाद जाके कार्ट में रखने के बाद देखते हो। तो अमेज़न के कार्ट में डाला वो आपकी वॉच लिस्ट है। बिल्कुल वैसे ही वॉच लिस्ट अपने स्टॉक की भी बना के रखनी है। तो जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, ऊपर नीचे होता है, आपका ध्यान जाता ही नहीं, आप विचलित बिल्कुल नहीं होते। आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर होता है, उन्हीं स्टॉक पर होता है जिसको आपने पहले से सिलेक्ट करके रखा हुआ है कि जीऊंगा बनूंगा इन्हीं के ऊपर। तो वॉच लिस्ट बनाओ उन्हीं स्टॉक्स की जिनको आपने पसंद कर रखा है, निकालो जमा करो, निकालो जमा करो। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट जो है वो बैंकिंग सेक्टर में, तो आप वॉच करोगे कोटक बैंक को, एक्सिस बैंक को, एचडीएफसी को, और देखोगे उसकी प्राइस मूवमेंट क्या है, उसकी वॉल्यूम क्या है, उसका न्यूज क्या है, उसकी मूवमेंट क्या है। बार बार हर रोज वॉच करने से आपको समझ में आ जाएगा कि उसका सही एंट्री लेवल कौन सा है ना। बिना वॉच लिस्ट के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना बिल्कुल वैसे होगा जैसे रेस्टोरेंट के अंदर जा करके बिना मेन्यू देखे ऑर्डर करना। भाई साहब खाना भी बेस्वादी होगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो डब्ल्यू के बाद आता है आपका एक्स, एग्जिट स्ट्रेटजी। क्या है ये? जैसे आप स्टॉक लो उसी वक्त डिसाइड करो कि इस स्टॉक को मैंने इस प्राइस पर आते ही फौरन बेचना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं इन्फोसिस का। मान लीजिए शेयर जो है वो 1500 का है और आपने सोचा हुआ है कि 1800 पे आते इसको बेच दूंगा। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपने पहले से एग्जिट स्ट्रेटजी न बनाई तो क्या होगा? जैसे वो प्राइस आएगा 1800 का, मन का लालच कहेगा टिकर है, बैठ जा, 1800 का जब 1900 होगा, 2000 होगा तब बेचूंगा। जब 2000 होगा तो आपका दिमाग करेगा नहीं नहीं, जब 2100 होगा तब बेचूंगा। ये लालच बढ़ता जाता है और एक दिन यही स्टॉक शेयर जब वो नीचे गिरेगा, गिरेगा गिरेगा। कैसे हो सकता है कि कोई स्टॉक, कोई शेयर बढ़ता ही जाए बढ़ता जाए, वो जब गिरेगा आप माथा पकड़ के बैठोगे, काश मैंने इसको 1800 बेच दिया होता। मेरे साथ में कितनी बार हुआ जब मैंने स्टार्ट किया था 25-30 साल पहले। जैसे स्टॉक को खरीदता हूं उसी वक्त सेट कर लेता हूं कि किस प्राइस पे इसको बेचना है मुझे। बिना एग्जिट स्ट्रेटजी के बिल्कुल वैसे है कि आप घूमने के लिए निकले टैक्सी के अंदर, टैक्सी का किराया था 1000 रुपए का, आपकी जेब में था 1000 रुपए, 1000 रुपए में आप दूर कहीं चले गए, अब वापस कैसे आओगे? 1000 रुपए कहाँ है आपके पास? याद है अभिमन्यु के साथ में क्या हुआ था? उसको चक्रव्यूह के अंदर घुसना मालूम था लेकिन उसको निकलना नहीं आता था, फंस गया बेचारा। स्टॉक खरीदते उसी वक्त डिसाइड करो इसको किस प्राइस पे बेचना है, अपने आप बिक जाए,
ऑटोमेटिकली। अब आता है वाई यील्ड डिविडेंड। अब ये क्या होता है, मान के चलो आप स्कूल जाते हो, आप चाहे पढ़ाई करते हो नहीं करते हो, लेकिन मम्मी आपको हर महीने चॉकलेट देती है सब स्कूल जाने के लिए। मजा आ जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपने नौकरी कर रखी है लेकिन आपको नौकरी से आपको सैलरी नहीं मिलती, लेकिन आपने जिस स्टॉक के अंदर लगा के रखा हुआ है वो स्टॉक आपको हर महीने कुछ ना कुछ डिविडेंड देता है, आपको सैलरी देता है और एक फिक्स सैलरी देता है। मैंने लगा रखे हैं मेरे स्टॉक के अंदर, हर महीने फिक्स मुझे डिविडेंड मिलता है, चाहे कुछ हो जाए वो डिविडेंड मिलता है, उतना ही मिलता है, सालों से उतना ही मिले जा रहा हर महीने के महीने के महीने। इसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड। तो अगर आप ऐसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको स्टॉक की वैल्यूएशन मिलेगी और साथ में डिविडेंड हर महीने मिलता रहेगा। ये एक तरह का SWP भी है। SIP था ना, उसका रिवर्स क्या है, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। डिविडेंड आपको विड्रॉल देता है, हर महीने की सैलरी देता है। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, सैलरी से निकल नहीं सकता, लेकिन आपने जिस स्टॉक के अंदर लगा रखा है वहां से मिला आपको डिविडेंड। आप भी खुश, आपकी गर्लफ्रेंड भी खुश। डिविडेंड यील्ड को परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। जो भी आपको डिविडेंड मिला होता है पर शेयर, DPS, जो भी आपको डिविडेंड मिला है पर शेयर, उसको शेयर की प्राइस से डिवाइड कर दो। अगर वो 5, 7, 8, 10, 12% है, 100 रुपये 100 का है, लेकिन वो हर महीने मिलना चाहिए, हर महीने मुझे मिलता है और साथ में वो शेयर जो है वो बढ़ भी रहा है और साथ में डिविडेंड भी मिलता है, दोगुना फायदा है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने इन्फोसिस का शेयर खरीदा 1500 रुपए का और आपको यील्ड मिलता है, डिविडेंड मिलता है 120 रुपए का, तो आपने 120 को 1500 से डिवाइड कर दो, कितना है 8%, वही आपका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज में है 8%। नॉट बैड बड़ी। तो इसको कहते हैं स्टॉक में ग्रोथ भी और आपकी इनकम भी, दो तरफा फायदा। A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट। लास्ट में Z पर आज के हम लोग जीरो डेट। अगर लड़की को पता लग जाए ये लड़का जो है जिससे शादी होने जा रही है इसके ऊपर कोई डेट नहीं है, तो लड़की भी खुश, लड़के का बाप भी खुश। इसी ढंग से जिस स्टॉक पर इन्वेस्ट कर रहे हो अगर उस पर कोई डेट नहीं है तो इन्वेस्टर भी खुश ना। तो जीरो डेट का मतलब है एक ऐसा दोस्त जो कभी आपसे उधार नहीं मांगता बल्कि आपको देने में बचा सकता है। रखोगे ऐसे दोस्त की दोस्ती। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इन्फोसिस का, टाटा की TCS का। इन दोनों कंपनी के ऊपर कभी भी कोई डेट नहीं था, हमेशा कैश रिच कंपनियां थी। इनके ऊपर इन्वेस्ट करते हुए इन्वेस्टर हमेशा आराम की नींद सोता है, उसको मालूम है कि पैसा कहीं नहीं गया, यहाँ पर पैसा सुरक्षित है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो कंपनियां जो कभी भी उधार नहीं लेती, ना बैंक से ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और वो हमेशा अपने कैश फ्लो के ऊपर विश्वास रखती है, अपने इन्वेस्टर का विश्वास जीतती है। लेकिन यह भी है कि जीरो डेट ही एक मापदंड नहीं होता। कई बारी मार्केट से उधार लेना आपको आगे लेके जाता है। तो सिर्फ ये मापदंड मत रखना कि जीरो डेट है तो ही सही है। तो दोस्तों, जैसे बच्चा जो है वो A से एप्पल सीखता है और Z से जीब्रा सीखता है, आप लोगों ने इस A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर आप लोगों ने A से अकाउंट खोला और लास्ट में आते आते आप डेट फ्री हो गए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, KYC पूरा कीजिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए आज अभी। लेकिन ख्याल रखना, स्टॉक मार्केट पेशेंस और टाइम मांगती है। अगर आपने सोचा कि रात को सोऊंगा और सुबह बुर्ज खलीफा होगा, कुछ नहीं होने वाला, जो होगा ना वो भी डूब जाएगा। टाइम एंड पेशेंस इज रिक्वायर्ड। कभी भी टिप्स पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, फेसबुक यूनिवर्सिटी पर मत चलना। गए ना तो बिल्कुल वैसे होगा, बिना बुलाए। अगर आपने पड़ोसी की शादी में घुस गए ना, खाना मिल सकता है, हो सकता है खाना मिल जाए, लेकिन हो सकता है धक्के भी मिले। और मार्केट में स्टार्ट छोटे अमाउंट से करना, कॉन्फिडेंस भी आएगा, रिटर्न्स भी मिलेंगी। अगर आपने लड़की से बात की है तो पहले व्हाट्सएप स्टार्ट करो, फिर उसको कॉफी पे लेके जाओ, फिर उसको डिनर पे लेके जाओ, ब्ला 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 ब्ला। एक साथ में सब कुछ नहीं नखो। अब नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको A to Z में सबसे अच्छी टिप आपको कौन सी लगी है, और लाइक और सब्सक्राइब करना इसको मत भूलना। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब खैर, और गुड नाइट।